गुड इवनिंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ हुआ, उसका क्या परिभाषा है, कोई उधर से बतलाओ। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? भाषा, नस्ल या आवासीय आधार पर जो आपस में लगाव पैदा होता है और राष्ट्र के प्रति सोच पैदा होता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अभिजीत का माइक ऑन है, अभिजीत अपना माइक ऑफ कर लेगा। समान भाषा, एक भाषा या एक नस्ल या एक आवासीय क्षेत्र के आधार पे लोगों में जो लगाव की भावना होती है और राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पैदा लेती है, उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र से प्रेम। अभिजीत का माइक ऑन है, वो ऑफ कर लेगा। अभिजीत नाम से ज्वाइन किया है जो। तो राष्ट्रवाद के हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई? यूरोप में। यूरोप में कहाँ? फ्रांस। यूरोप में, फ्रांस में। राष्ट्रवाद की शुरुआत माना जाता है यूरोप में 1789 की महान क्रांति, जिस फ्रांस की क्रांति से 1789 की जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, महान क्रांति, उसी से राष्ट्रवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़े थे, उसमें एक बास्तिल का किला था। बास्तिल का किला था, उसे क्या किया था वहाँ के पब्लिक ने, भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किला पर आक्रमण कर दिया था और उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है। तो किला क्या था? वो राजशाही का प्रतीक था। तो राजशाही के प्रतीक को क्या किया? ध्वस्त कर दिया वहाँ की जनता। वही 14 जुलाई 1789 जो है वो ध्वस्त करता है। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी है। फ्रांस स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 जुलाई को। तो ये परिवर्तन हुआ। पहले क्या था? पहले था कि एक राजा होता था, राजा के अधीन लोग होते थे, तो राजा के प्रति भक्ति ही देशभक्ति माना जाता था पहले। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर राजा को मार दिया जा रहा है। तो एक प्रकार की नया विचारधारा पनपी लोगों में। अब पहले देश को चलाने में कुछ ही लोग सहभागी होते थे, लेकिन अब एक नया विचारधारा आई कि उसमें सभी लोग इसमें भाग लेने लगे। पूरी जनता टूटी, सब इसमें रुचि लेने लगे। देश में, देश के प्रति सोच पैदा हुई, राष्ट्र के प्रति सोच पैदा हुई, यानी कि राष्ट्रवाद जन्म लिया। जैसे एक भाषा के लोग थे, उन्होंने जैसे जर्मन भाषी सोचे कि जर्मन में एक भाषी एक देश बनना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका नाम था हैप्सबर्ग साम्राज्य। तो एक ही राजा के अंतर्गत कई क्षेत्र थे। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग प्रजाति के लोग निवास करते थे। जैसे इस साम्राज्य में कौन कौन क्षेत्र था? ऑस्ट्रिया था, सुडेटनलैंड था, बोहेमिया था। ये सब यूरोप के मैप में मिलेगा। तो यहाँ के लोग जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो जर्मन भाषी थे। कुलीन वर्ग मतलब जो अमीर लोग थे, वहाँ जो अमीर लोग थे वो क्या थे? जर्मन भाषी थे। हैप्सबर्ग साम्राज्य में ही लोम्बार्डी और वेनेशिया भी था। लोम्बार्डी और वेनेशिया भी था। तो वहाँ पर इतालवी भाषा बोली जाती थी। इतालवी मतलब इटली। अभिजीत नाम से जो ज्वाइन किया उसका माइक ऑन है, वो अपना ऑफ कर लेगा।
इतालवी का मतलब क्या हुआ? इटालियन भाषा। हंगरी की आधी आबादी जो है वो क्या करती थी? मैग्यार भाषा बोलती थी। ऑस्ट्रिया हंगरी में जो हैप्सबर्ग का साम्राज्य था, जिसमें हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी। गैलिसिया का कुलीन वर्ग था जो पोलिश भाषा बोलता था। इस प्रकार हम देखें कि एक ही साम्राज्य, जिसको हैप्सबर्ग साम्राज्य कहते हैं, जो ऑस्ट्रिया हंगरी में था, उसमें अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते थे, लेकिन सभी लोगों को निष्ठा किस में थी? सम्राट में थी। और इसी कारण क्या था? एक सूत्र में लोग बंधे हुए थे। लेकिन ये जो विचारधारा थी 1789 क्रांति के बाद बदल गई। अब लोग हैं जो कि समान भाषा पर एक देश की कल्पना करने लगे। एक समान जो भाषा के आधार पे एक देश, या फिर नस्ल के आधार पे, या फिर आवासीय क्षेत्र रहा, जैसे किसी खास एरिया में बसे हुए लोग अपना एक देश की कल्पना करने लगे। तो इस प्रकार नया जो है विचारधारा बने, जिसमें धर्म भी कहीं कहीं आधार बना। तो इस प्रकार एक नई विचारधारा का जन्म लिया, जिसको हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था फ्रांस की क्रांति के साथ। तो फ्रांस की क्रांति को याद करना थोड़ा सा जरूरी है। कल के चर्चा में भी हम लोग किए थे। कल के चर्चा में हम लोग किए थे नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान का। तो फ्रांस की क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान था राष्ट्रवाद के विकास में। और वहाँ का एक महान शासक आया था नेपोलियन बोनापार्ट, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रवाद के प्रसार में। तो फ्रांस की क्रांति को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो फ्रांस सबसे पहले किसका शासन था वहाँ पर? क्रांति के पहले किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का। हाँ, बुर्बो राजवंश का शासन था। तो बुर्बो राजवंश को सहायता करने के लिए एक संसद होती थी। एक संसद थी, उसका नाम क्या था? पार्लियामेंट। स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल नाम था, ठीक है, जिसका 175 वर्षों से बैठक नहीं हुई थी। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था फ्रांस की क्रांति से पहले। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। हाँ, 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति से पहले वहाँ बुर्बो राजवंश था। तो बुर्बो राजवंश को सहायता करने के लिए एक संसद होती थी। उस संसद का नाम था स्टेटस जनरल। लेकिन उस स्टेटस जनरल की 175 वर्षों से बैठक ही नहीं हुई थी। तो उस वक्त क्या था? एक स्टेटस जनरल था। तो स्टेटस जनरल से नारुष्ट होकर के वहाँ की जनता जो थी एक सभा बनाती है, उसका नाम है राष्ट्रीय सभा। उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय सभा। जो लोग 9th क्लास में जो पढ़े हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ था 20 जून 1789 को। टेनिस कोर्ट में चला गया था। वर्साय के टेनिस कोर्ट में लोग एकत्र हुए थे और वहाँ पर एक राष्ट्रीय सभा का गठन किए थे स्टेटस जनरल के अगेंस्ट। वो हुआ था 20 जून 1789 को। तो राष्ट्रीय सभा जो गठन हुई तो उसकी क्या उपलब्धि रही? वो किया था मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र जारी किया था, जो कि मरियाना का जो है हाथ में दिखा रहा है। मरियाना के हाथ में वो दिखता है, दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। चित्र दिखाई पड़ रहा है? मरियाना दिखाई पड़ रही है जो सफेद रंग की प्रतिमा है? नो सर। अच्छा, ठीक है। अब दिख रहा है?
यस सर। हाँ देखो, इसके हाथ में थोड़ा धुंधला दिख रहा है पिक्चर, लेकिन इसके हाथ में ही है, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों के घोषणा पत्र है। इसके हाथ में जो लिए हुए है ना, वो मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र लाया था राष्ट्रीय सभा 27 अगस्त 1789 को, जिसमें कई बिंदु थे, जिसमें मुख्य रूप से था समानता और स्वतंत्रता की बात थी, संप्रभुता की बात थी, और संपत्ति के अधिकार की भी बात थी। उसमें बहुत से बिंदु थे, जिसमें मुख्य क्या था, समानता और स्वतंत्रता। तो ये राष्ट्रीय सभा लाई थी, ये मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। और एक राष्ट्रीय सभा एक संविधान भी बनाई थी फ्रांस में 1791 ईस्वी में, एक संविधान बनाई थी, और उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया था राष्ट्रीय सभा, जिसमें क्या था, राजा था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हुआ, राजा था लेकिन वह संविधान के अधीन कर दिया गया। उस वक्त राजा था लेकिन वो क्या था, संविधान के अधीन कर दिया गया। उसके बाद चुनाव होता है, तो जैकोबिन दल का जो नेता है रॉबस्पियर, उसके नेतृत्व में जैकोबिन दल का सरकार बनती है संवैधानिक राजतंत्र में ही, यानी राजा है लेकिन एक संविधान भी बना हुआ है, एक राष्ट्रीय सभा भी बना हुआ है, जिसमें लोग चयन होकर के आ रहे हैं। तो जब चुनाव होती है ना, तो उसमें जैकोबिन दल के बारे में हम लोग पढ़े थे। जो नई जो सरकार बनती है उसका नाम रहता है कन्वेंशन। उसका नाम क्या रखा जाता है, नई जो असेंबली बनती है, असेंबली को क्या कहता है, पहले राष्ट्रीय सभा थी, राष्ट्रीय सभा के बाद जो जैकोबिन दल के बाद जो नई असेंबली बनती है उसका नाम रखा जाता है कन्वेंशन। कन्वेंशन आता है फ्रांस में 1793 से 1794 तक। फिर 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन जो है फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर देता है। आधुनिक विश्व में ये सब घटना घट रही थी। पहली बार 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन जो है फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर देता है, और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा देता है। कौन चढ़ाता है, यही कन्वेंशन, रॉबस्पियर। उसका नेता कौन था, रॉबस्पियर। हालांकि इसके राज्य को आतंक राज्य भी कहते हैं, लेकिन इसने कुछ अच्छा काम भी किया था। इसने समानता के आधार पर कई कानून बनाया और कई प्रकार के कार्य किया था, लेकिन इसके आतंक से उब करके बहुत लोग इसके विरुद्ध में एकत्र हो गए, और 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, जो मुख्य घटनाएं हैं उसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद सत्ता जो आती है वो डायरेक्टरी के हाथ में आती है। एक डायरेक्टरी बनाया जाता है, उसका शासनकाल रहता है 1795 से 99 तक, और 1799 में आ जाता है फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट। तो डायरेक्टरी से फ्रांस में शासन अच्छी तरह से हो नहीं रहा था। इसका फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट तख्ता पलट कर देता है। 1799 में क्या करता है, डायरेक्टरी को समाप्त कर देता है और खुद बन जाता है प्रथम कौंसल। 3 कौंसलों की कौंसुलेट बनाता है, जिसमें वो खुद बन जाता है प्रथम कौंसल। उसके बाद स्थिति का फायदा उठा करके 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, और 1804 में ही वह नेपोलियन कोड लाता है। नेपोलियन कोड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जहाँ जहाँ क्षेत्र को विजित करता है यानी जीतता है, वहाँ पर नेपोलियन कोड लागू करता है। और फ्रांस में जैसी संस्था रहती है वैसे ही संस्था की स्थापना दूसरे अपने विजित क्षेत्रों में भी करता है। जैसे जर्मनी में पहले 300 राज्य था, तो 300 राज्यों को मिला करके कितना राज्य बना देता है, किसी को याद है? नेपोलियन बोनापार्ट कितना? नेपोलियन बोनापार्ट 300 राज्यों को मिला करके कितना राज्य बनाता है? 39 राज्य। जर्मनी में क्या था, 300 राज्य था, तो उसको
यूनाइट करके इसको 39 राज्य में शासन की दृष्टि से 39 राज्यों में क्या किया, विभक्त कर दिया। तो ये सब जो इसका जो प्रयास था नेपोलियन बोनापार्ट का, तो नेपोलियन बोनापार्ट के प्रयास से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का भावना जो है यूरोप के, फ्रांस के अलावा दूसरे देशों में फैली। 1815 में क्या होता है, वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू उस वक्त नीदरलैंड में स्थान था, अभी वो बेल्जियम में है। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसके अगेंस्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट कई देश यूनाइट हो जाते हैं। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सब यूनाइट होकर के इस पर हमला करते हैं, जिसमें इसकी हार हो जाती है उस वक्त। और उसके बाद इसको भेज दिया जाता है एक सेंट हेलेना टापू पर, जहां उसकी 52 वर्ष में मृत्यु हो जाती है 1821 ईस्वी में। तो उसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो पुनः रूढ़िवाद का पुनर्स्थापना हो जाता है। यानी जो रूढ़िवाद का मतलब हम बतलाए थे पिछले क्लास में, जो पहले से परंपरा चली आ रही थी राजतंत्र वाली, तो उसका क्या होता है, पुनर्स्थापना हो जाता है। अब पुनर्स्थापना करने में एक नया नाम आता है, उसका नाम है मेटरनिक। मेटरनिक कौन रहता है, ऑस्ट्रिया के चांसलर रहता है। मेटरनिक कौन होता है, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जो कि 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद वह पुनः जो है पुराने जो व्यवस्था थी राजतंत्र वाली, वो वापस ला देता है मेटरनिक। उसके पहले तो रूढ़िवाद की जो स्थापना जो होगी उसको हम लोग दूसरा क्लास में देखेंगे, कैसे युद्ध के बाद रूढ़िवाद की पुनः स्थापना हो जाती है। लेकिन उसके पहले और हम लोग बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद के कैसे कैसे बढ़ावा मिला यूरोप में। एक क्वेश्चन बतलाओ, नेपोलियन डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त करता है? 1500। नेपोलियन जो है, अभी हम जैसे इतना बतला, जो महत्वपूर्ण है उसको माइंड में रखना है। ईस्वी सन तो बहुत बता दिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे महत्वपूर्ण है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान का नाम बताओ। मार्सिले। मार्सिले है। जो कुछ महत्वपूर्ण है उसको याद रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी का जो शासन है समाप्त कर करके वह प्रथम कौंसल बन जाता है। कब? 1799 ईस्वी। अभी हम बताए 1799 में, और 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन जाता है। और 1804 में ही नेपोलियन संहिता लाता है, जो कानून का एक संग्रह रहता है। इसका बहुत स्वागत होता है यूरोप में, क्योंकि इसमें जन्मजात जो अधिकार दिया गया था कुलीनों को, अपदरियों को, तो वो सब समाप्त कर दिया जाता है। कानून के समझ सभी को समान बना दिया जाता है, और नागरिकों को संपत्ति का भी अधिकार दिया जाता है। सामंती व्यवस्था समाप्त कर देता है नेपोलियन कोड में। सामंती व्यवस्था से बहुत पीड़ित है। एक व्यवसायियों का संघ था, उसका नाम था गिल्ड। तो गिल्ड को का भी नियंत्रण को समाप्त कर देता है। प्रशासनिक नियुक्ति में वह योग्यता का आधार बना देता है। एक शुल्क व्यवस्था करता है, एक प्रकार का माप तौल की व्यवस्था करता है। चूँकि 39 राज्य था तो उसमें भी अलग अलग तरह का माप तौल और शुल्क, सीमा शुल्क लगता था। तो बहुत हद तक ये प्रयास करता है कि एक समान शुल्क लागू हो और समान माप तौल प्रणाली लागू हो, एक मुद्रा चले इसके शासित प्रदेशों में। तो इस प्रकार बहुत तरह का सुधार कार्य करता है, जिसको प्रारंभ में बहुत स्वागत होता है, लेकिन बाद में उन जिस क्षेत्रों को जीतता है उन क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनप जाती है। जैसे हॉलैंड में जीतता है, स्विट्जरलैंड को जीतता है, मिलान को जीतता है, वारसा को जीतता है। तो मिलान कहाँ है? ये चित्र दिखाई पड़ रहा होगा नेपोलियन बोनापार्ट का, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ हाँ, यही नेपोलियन बोनापार्ट है।
तो इसे कई क्षेत्रों को जीतता है, जैसे हॉलैंड। हॉलैंड का भी नया नाम क्या है, किसी को याद है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान जो है इटली में है, और वारसा वारसा पोलैंड में है। तो इन सब जगहों पर जो फ्रांसीसी सेना थी उसका पुरजोर स्वागत हुआ, क्योंकि सबको ये दिखाई पड़ा कि यही जो है हमको दासता से मुक्त करेगा, हमारे यहाँ राजतंत्र समाप्त कर करके ये हमको नया जीवन दे रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे। सभी लोग तो समर्थक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा के भी समर्थक थे बहुत लोग, जो कुलीन वर्ग थे, जो फायदा उठा रहे थे, वो तो जाहिर सी बात है कि वो राजा के समर्थक रहेंगे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। तो धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट के भी लोग अगेंस्ट हो गए, और इस प्रकार वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना पनप गई। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर भी एकीकरण होने लगा और नए नए राष्ट्र बनना शुरू हो गया, जिसमें जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल थी। वहाँ क्या हुआ, जो फ्रांसीसी का जो आधिपत्य था, जो नेपोलियन बोनापार्ट जो उस पर नियंत्रण करके अपने सरकार स्थापित किया था, तो वहाँ पर फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध में असंतोष की भावना पनपने लगी। नेपोलियन क्या किया था, जो महत्वपूर्ण है ध्यान में रखना है, इटली में 2 मुख्य गणराज्य बनाया था। उसका नाम था ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिसेलपाइन गणराज्य, ये इटली में बनाया था। कई कई क्षेत्रों में विभक्त था ना, जैसे कई अलग अलग राजा थे, जैसे जर्मनी में ही 300 था, जर्मनी को तो 39 भाग में कर दिया। उसी प्रकार जर्मनी में भी किया, यहाँ इटली में भी किया था। तो इटली में क्या बनाया था, ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिसेलपाइन गणराज्य बना दिया था। तो इस सब से क्या हुआ ना, एक होने में लोगों को भावना एक हुई और राष्ट्रवाद की भावना इस सब क्षेत्रों में फैली। जर्मनी में एक राइन राज संघ की स्थापना किया था, और पोलैंड में वारसा की ग्रैंड डची बनाया था। पोलैंड में क्या बनाया था, वारसा की ग्रैंड डची, वारसा पोलैंड में है। तो इस प्रकार बना करके वो क्या किया था, वो राजनीतिक उपखंड बना करके, जैसे राज्य होता ना, बना के वो शासन कर रहा था। तो इसके इस प्रयास से उन देशों में राष्ट्रवाद की भावना फैली। तो राष्ट्रवाद के विकास में किन किन लोगों का योगदान रहा, उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो राष्ट्रवाद के विकास में कुलीन वर्ग का भी योगदान रहा, कुलीन वर्ग भी इसमें भाग लिए, और जो सबसे ज़्यादा इसमें जो योगदान रहा वह रहा बुर्जुआ वर्ग का। बुर्जुआ वर्ग किसको कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग किसको कहते हैं, मध्यम वर्ग को। 18वीं-19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, औद्योगिकरण आया था। हाथ से जो कुटीर उद्योग के स्थान पर उद्योग धंधे लग रहे थे, उत्पादन क्या होने लगा, मशीनों से होने लगा। तो मशीनों से जब उत्पादन होने लगा तो नगरों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ तो फिर बाजार बना, बाजार जब बन गया तो व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ गया समाज में। तो एक नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ और नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। इसमें 2 वर्ग मुख्य रूप से थे, एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें मध्यम वर्ग का जो दायरा था वो बड़ा था। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे, उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग और अन्य व्यवसायी लोग आते थे। यानी कि जो मध्यम वर्ग का जो दायरा था वो सबसे बड़ा था, और मध्यम वर्ग शिक्षित भी थे। तो मध्यम वर्ग शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावना का विकास सबसे अधिक हुआ। तो ये सब राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व रहे, जिसमें मध्यम वर्ग का योगदान सबसे अधिक रहा। और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व एक है रूमानीवाद, जिसका चर्चा हम लोग पिछले क्लास में नहीं किए थे, इसको अभी कर लेते हैं। रूमानीवाद, रूमानीवाद का क्या अर्थ हुआ, रूमानीवाद का अर्थ हुआ, जैसे पिछला क्लास में हम बताए थे
आदर्श, यूटोपिया। यूटोपिया याद है किसी को? यूटोपिया शब्द चर्चा किए थे, किसी को ध्यान में है? कल्पनादर्श, नहीं सर। कल्पनादर्श, यूटोपिया जो चित्र बनाया था, जो चित्र बनाया था फ्रेडरिक सारियू, फ्रेडरिक सारियू जो चित्र बनाया था उसको हम लोग कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते थे। उसमें क्या है, एक ऐसा आदर्श का कल्पना किया जाता है जिसको साकार करना संभव नहीं है। तो रूमानीवाद क्या को हम लोग समझते हैं, उसी से मिलता जुलता है रूमानीवाद, यूटोपिया से ही, कल्पनादर्श से ही मिलता जुलता है। रूमानीवाद में क्या हुआ कि इसमें भी राष्ट्रवाद के लिए भावना का सहारा लिया गया, संस्कृति का सहारा लिया गया, सांस्कृतिक आंदोलनों का सहारा लिया गया। तो इसमें क्या किया गया, सांस्कृतिक आंदोलन में कला, साहित्य, संगीत इत्यादि के प्रयोग करके नाटक के द्वारा राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें इन बातों का ख्याल रखा गया कि शाही संस्कृति क्या है, और शाही संस्कृति को आधार बना करके, शाही संस्कृति मतलब जो कॉमन हो सबों में, तो उसको आधार बना करके इसमें कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, जैसे हम लोग देशभक्ति गीत सुनते हैं ना, तो उसी प्रकार है जो कि जोश भर देता है। जैसे मार्सिले गाते हुए युद्ध में शामिल हुआ था, मार्सिले गाते हुए ऑस्ट्रिया प्रसा जब हमला किया था फ्रांस पर, तो फ्रांस के सैनिक और स्वयंसेवक भी, सैनिक भी युद्ध में शामिल हुआ था, स्वयंसेवक भी हुआ था, यानी कि आम पब्लिक भी उस युद्ध में शामिल हुआ मार्सिले गीत गा करके। मार्सिले गीत गाया, जोश से भर गया। हम लोग राष्ट्र गान गाते हैं तो जोश से भर जाते हैं, देशभक्ति गीत सुनते हैं तो जोश से भर जाते हैं। जैसे वंदे मातरम जो लता मंगेशकर गाई है, वो कभी सुनोगे तो जोश से भर जाओगे। तो इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया गया, लोक कथाओं का सहारा लिया गया, भाषा और संगीत का सहारा लेकर के यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। चित्रकला में किसका प्रयोग किया गया? नारी को प्रयोग किया गया, नारी को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया गया। जैसे भारत में भारत माता का हम लोग बनाते हैं, कहीं कहीं दिखाई पड़ता है चित्र में, भारत माता के देखे होंगे बनाए हुए, झंडा उंडा लिए हुए, भारत का मैप बना रहता है, उसमें एक भारत माता रहती है जो झंडा लिए रहती है हाथ में। उसी प्रकार फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रतीक में जो बनाया गया था प्रतिमा, उसका नाम क्या है, या चित्र बनाया गया, उसका नाम क्या है फ्रांस का? ये है, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, तो दिखाई पड़ रहा है। तो ये दायां हाथ में क्या ली हुई है? इसके दायां हाथ में क्या है? ये मारियान है, जो फ्रांस की क्या है, देवी कह सकते हैं। जैसे हम लोग भारत में भारत माता बनाते हैं, उसी तरह से है। तो क्या है, एक यूटोपिया है, एक कल्पनादर्श है। वास्तविक में ऐसा कोई देवी तो है नहीं, लेकिन एक कल्पनादर्श है। बनाया गया किस लिए? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, लोगों में एकता की भावना के लिए, कि लोग अपने आप को महसूस करें सारा फ्रांसीसी एक हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं सभी भारतीय एक हैं, यही तो राष्ट्रवाद है। उसी प्रकार जर्मनी में बनाया गया जर्मेनिया को। जर्मेनिया को हम लोग देख लेते हैं। ये देखो जर्मेनिया, जर्मेनिया क्या है? ये राइन नदी के तट पर तलवार लेकर के जर्मन को रक्षा कर रही है। दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। हाँ, कभी कभी इंट्री के लिए लोग आते ना है क्लास के बीच में, तो उसमें हट जाता है, इसलिए हम बार बार पूछते हैं कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो ये जर्मेनिया है, देखो जर्मनी में बनाया गया। इसी को रूमानीवाद कहते हैं। इसको रूमानीवाद कह लो, इसको कल्पनादर्श कह लो, इसको यूटोपिया कह लो। एक ऐसा गीत बना दिया जाए जिसमें गाया जाए
कि हम तुमको जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ए वतन, गाना सुने हो ना? तो उसमें क्या आदमी जोश से भर जाता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है, तुरंत प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। उस गीतों में इतना शक्ति है। तो इसी को कहते हैं रूमानीवाद। तो इन चीज़ों का खूब सहारा लिया गया और ये सब क्या हुआ, सहायक तत्व रहे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने में। उसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, अब हम लोग समझे। जब राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी तो एक फिर उदारवादी राष्ट्रवाद आया। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? तो उदारवाद जो शब्द है ना, वह लैटिन भाषा के मूल शब्द लीवर से लिया गया है। ग्रीक में लैटिन भाषा थी, तो उसका एक शब्द है लीवर, जैसे उसी से बन गया लिबर्टी यानी आज़ादी। तो लीवर का मतलब क्या है हम लोग समझ सकते हैं। लिबर्टी अंग्रेजी में एक शब्द है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो लीवर का ही अर्थ होता है आज़ाद। लीवर का क्या अर्थ होता है वहाँ? आज़ाद, लैटिन भाषा में आज़ाद। तो उदारवादी जो राष्ट्रवाद आया, तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता पर बल देते थे। तो ये थोड़ा उदारवादी का मतलब हम सीधा सीधे समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ये चाहते थे कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र हो। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर क्या चाहते थे? चाहते थे कि राजा समाप्त नहीं हो, राजा रहे। जैसे कैसे राष्ट्रीय सभा गठन किया था, संवैधानिक राजतंत्र 1791 ईस्वी में, यानी राजा था लेकिन वह संविधान के अंदर था। तो इसको हम लोग उदारवादी कह दिए। लेकिन एक उग्र राष्ट्रवाद आया। उग्र राष्ट्रवाद में क्या हुआ, कहा कि नहीं, राजा भ्रष्ट है, उसको समाप्त कर दो, उसी को फांसी पर चढ़ा दिया। तो इसको क्या कहेंगे? उग्र राष्ट्रवाद, जिसमें हिंसक हो गया। उदारवादी होगा तो इसमें हिंसक नहीं रहेगा, इसमें बीच का रास्ता अपनाया जाएगा। तो उदारवादी राष्ट्रवाद था जिसमें निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ये लोग संविधान और एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना पर बल देते थे। ये लोग चाहते थे कि संविधान हो। जब संविधान रहेगा तो क्या होगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, कानून के समझ समानता होगी। ठीक है। तो ये सब घटनाएं सबसे पहले कहाँ घटी थी? फ्रांस में। हम लोग अभी बताया, थोड़ी देर पहले चर्चा किए कि राष्ट्रीय सभा आई। राष्ट्रीय सभा जो आई तो क्या की, एक संविधान बनाई थी 1791 में और राजा को उस संविधान के अंदर ला दी थी। तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापना हुआ था। लेकिन जो रॉबस्पियर था वह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक था। रॉबस्पियर जैकोबिन दल का था। जैकोबिन दल का जो था ना, तो क्या था, उग्र राष्ट्रवाद का था, वो समर्थक था। तो क्या किया, लुई सुलामा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। तो इस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद को भी हम लोग समझ लिए और उग्र राष्ट्रवाद को भी समझ लिए। उदारवादी राष्ट्रवाद में संवैधानिक राजतंत्र की बात किया जाता है, जिसमें क्या है कि राजा भी रहे लेकिन वो संविधान के अंदर काम करे और प्रतिनिधि सरकार के, यानी कुछ जो है कुछ लोग कुछ चुनाव भी हो, चुन करके सरकार में जाए। जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में राजा भी हैं और वहाँ पर क्या है, संसद भी है, प्रधानमंत्री भी यहाँ होते हैं, चुनाव भी होता है और राजा भी हैं। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद आर्थिक उदारवाद में आते हैं। आर्थिक उदारवाद क्या है? अगला जो शब्द है समझना, वह है आर्थिक उदारवाद। तो उदारवाद से ही समझ में आ रहा है, जैसे एक शब्द आया था मुक्त व्यापार। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे थे, उसमें एक शब्द आया था मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार क्या है? कोई बतलाओ उधर से। मुक्त व्यापार का मतलब हुआ कि राजकीय नियंत्रण से मुक्त हो। जो एक नया वर्ग आया था, बुर्जुआ वर्ग, जिसमें व्यापारी लोग भी थे और औद्योगिकरण हो गया था, औद्योगिक क्रांति हो गया था, जिससे कारण व्यापारी लोग का प्रभाव क्या था, समाज पर बढ़ गया था।
अब ये लोग क्या चाह रहे थे कि जो व्यापार हो वह मुक्त हो। आर्थिक उदारवाद का मतलब क्या हुआ? व्यापार जो है मुक्त करना, जो मुक्त व्यापार करने के पश्चात थे आर्थिक उदारवाद में, क्या उसकी क्या धारणा थी कि अभी तक लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसी में डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, तो आर्थिक उदारवाद में क्या था? मुक्त व्यापार के वो लोग पक्षधर थे। वो लोग आर्थिक जो गतिविधि थी उस पर राजकीय नियंत्रण नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि बाजार जो हो वह सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो और बिना राजकीय हस्तक्षेप के पूंजी का आवागमन हो। जैसे क्या था ना, जर्मनी में 300 राज्यों को मिला करके नेपोलियन बोनापार्ट 39 राज्य बनाया था। तो 39 राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में क्या होता था? टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार उस व्यापारियों को घाटा होता था। और उस 39 में अलग अलग मुद्राएं थी। उस 39 राज्यों में नाप तोल की प्रणाली भी अलग अलग थी। सब जगह सीमा शुल्क लगता था, जिससे कारण क्या होता था? व्यापार करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो आर्थिक उदारवाद में क्या हुआ? ये लोग चाहे कि मुक्त व्यापार हो। तो इसमें जो मध्यम वर्ग थे, जो व्यापार करते थे, व्यापारी लोग, वो ऐसे क्षेत्र की मांग कर रहे थे कि जहां पर व्यापार करने में किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं हो। और बहुत लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि एक देश के लिए जरूरी है, जैसे भारत में क्या है, अपना कहीं पर रोक नहीं है, दूसरे देश में जाने पर है जो कि समस्या है। व्यापार करने में कहीं पर जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार की सोच जो है लोगों में पनप रही थी कि राष्ट्रवाद तभी सफल होगा जब आर्थिक उदारवाद हो। आर्थिक उदारवाद मतलब कि व्यापार बिना रोक टोक के हो। कोई व्यापारी पूरा जर्मनी में कहीं भी सामान बेच सके, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, अब बार बार सीमा शुल्क न देना पड़े। तो इस प्रकार की विचारधारा थी आर्थिक उदारवाद में। तो इसके लिए सबसे इसका प्रयास किया गया 1834 में। 1834 में प्रसा ने एक शुल्क संघ बनाया जिसका नाम है जोल्वे राइन। प्रसा एक शुल्क संघ बनाता है जिसका नाम है जोल्वे राइन। उस वक्त प्रसा था, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रसा का नाम आ रहा है बार बार, मैप में देखो दिखाई पड़ेगा। प्रसा दिख रहा है? प्रसा दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, ये प्रसा दिख रहा है। और बड़ा मैप में देखेंगे तो छोटा दिखेगा। देखो यहाँ पर प्रसा दिख रहा है, ग्रेट ब्रिटेन के यहाँ दिखाई पड़ रहा है, पोलैंड के बगल में। यस सर। हाँ, प्रसा देखो, तो उस वक्त था प्रसा। तो राज्य तो नए नए कई बार बना ना। तो प्रसा में इसका सबसे पहले प्रयास हुआ आर्थिक उदारवाद के लिए, यानी व्यापार में जो सीमा शुल्क बार बार लग रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए, किसी प्रकार का व्यापार में अवरोध नहीं हो, उसके लिए सबसे पहले प्रसा ने प्रयास किया 1834 में, और एक शुल्क संघ बनाया जिसका नाम है जोल्वे राइन। उस शुल्क संघ का क्या नाम है? जोल्वे राइन। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको याद रखना है या उसको लिख भी लेना है पढ़ाने के क्रम में। जो महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, बातें तो बहुत बोले और ईस्वी सन भी बहुत बोल दिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे जो प्रथम शुल्क संघ बनाया प्रसा, उसका नाम क्या था? जोल्वे राइन। जोल्वे राइन बनाया 1834 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ कि जर्मन महासंघ में जितने राज्य थे सब इसमें सम्मिलित हो गए, सभी इसमें सम्मिलित हो गए। और जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। मतलब राष्ट्रवाद तभी आएगा जब आर्थिक उदारवाद आएगा, और जब मुक्त व्यापार होगा तभी लोगों में राष्ट्रीय भावना पनपेगी। ये जर्मन लोगों को समझ में आ गई बात, और इसका बहुत ही आशानुकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ।
जब शुल्क कम लगा तो लोगों को सामान भी सस्ता मिलने लगा, व्यापारी पूरे क्षेत्र में अनावश्यक शुल्क देने से बच गए। इसके अलावे जो मुद्राएं प्रचलित थी जर्मनी में 39 राज्यों में 39 तरह का, तो उसको भी घटा करके 2 ही कर दिया गया। पहले 30 तरह का था, जर्मनी में 30 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, तो उसको घटा करके 2 कर दिया गया। तो इस प्रकार आर्थिक जो राष्ट्रवाद जो है वो व्यापक राष्ट्रवाद का निर्माण किया। जो आर्थिक जो उदारवाद है ना, उसे क्या हुआ, आर्थिक उदारवाद से व्यापक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद से व्यापक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। आज के लिए इतना ही।